हेलो भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, स्टूडेंट करियर में मैं अश्विनी आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, सीटेट से संबंधित लगातार कक्षाएं हम आप लोगों को इस चैनल पर उपलब्ध करवा रहे हैं। उसी के संबंध में आज हम सीडीपी पोर्शन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब चैप्टर बुद्धि इंटेलिजेंस पर चर्चा करने जा रहे हैं, जहां से आपको 1 से लेकर के 3 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमने इससे पहले की क्लास में करवा रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और बाकी जो शेष पार्ट बचा हुआ है वो हम आज के क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। और ये दोनों क्लास आपने देख ली तो निश्चित रूप से आप यहाँ से अपने 2 से 3 नंबर फिक्स कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमेशा से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बने हैं। मित्रों, कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मित्रों, लगातार मेहनत इसी तरीके से हमारे साथ करते रहिए, निश्चित रूप से आप अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे। अब की बार सीटेट आप आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। आइए हम अपने क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। साथियों, हमारे चैनल से पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लोगों को भी जोड़ने के लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा। आइए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम बुद्धि से संबंधित 3 टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे और उसी के साथ आपका बुद्धि का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जहां से क्वेश्चन सीटेट में बनते हैं वो सारे पोर्शन आप टच कर चुके होंगे। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, वो है मित्रों बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंट कोशेंट। इंटेलिजेंट कोशेंट की बात करें तो इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे विलियम स्टर्न महोदय। विलियम स्टर्न महोदय अगर बात करें आईक्यू पर सबसे पहले प्रयोग की, तो पहला प्रयोग जो करने वाले थे वो जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न थे। स्टर्न ने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट पर अपना प्रयोग किया। उन्होंने कुछ बच्चों को कलेक्ट किया और उनकी आयु के अनुसार उनकी आयु तथा शैक्षिक आयु या मानसिक आयु को कह सकते हैं हम, कि मतलब एक ऐसे लेवल के क्वेश्चंस को उन्होंने तैयार किया जो कि उनके आयु के अनुसार रहे, कुछ उनके आयु के अनुसार से अधिक रहे। उसी के अनुसार उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को तैयार किया। आगे उसके बाद कहें तो आप देखेंगे कि अल्फ्रेड बिने एवं साइमन ने बुद्धि के मापन का आधार बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को माना। इन्होंने तो अपना कॉन्सेप्ट दे दिया। सबसे पहले इन्होंने मानसिक बुद्धि लब्धि पर या इंटेलिजेंट कोशेंट पर बात करें तो इन्होंने अपना पहला प्रयोग किया, जो कि बहुत ही व्यापक लेवल पर नहीं था। लेकिन इनके बाद अल्फ्रेड बिने महोदय और इनके साथ साथ साइमन महोदय ने इंटेलिजेंट कोशेंट की बात करें तो इन्होंने इस पर व्यापक प्रयोग किया, व्यापक रूप पर इस पर अध्ययन किया। उन्होंने इसे तर्क, मानसिक क्षमता और स्मृति या बच्चों के निर्णय के अकॉर्डिंग चीज़ों पर अध्ययन किया तथा उससे चीज़ों को निष्कर्ष निकाल करके इन्होंने पूरे आईक्यू के लिए एक फार्मूला तैयार किया, जिसमें व्यक्ति की मानसिक आयु, मेंटल एज, जिसमें बच्चे की या व्यक्ति की क्रोनोलॉजिकल एज मतलब वास्तविक आयु तथा मेंटल एज अपान में क्रोनोलॉजिकल एज में 100 से गुणा करा करके इन्होंने तैयार किया आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस कोशेंट का फार्मूला। मित्रों, आपके सीटेट एग्ज़ाम की बात करें तो आपके सीटेट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो कभी कभी सीधे आपका ये फार्मूला पूछ लिया जाता है। दे दिया जाएगा आपको कि बुद्धि लब्धि को निकालने का फार्मूला क्या है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि IQ = MA/CA/100, या आप ये याद रख सकते हैं कि बुद्धि लब्ध बराबर मानसिक आयु बटा
वास्तविक आयु गुणे में 100। तो ये जो है ये आपका बुद्धि लब्ध का फार्मूला है। आइए इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं सैंपल के रूप में, जहाँ से क्वेश्चन बने हैं। हो सकता है भविष्य में भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलें, तो उसके लिए हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 है मित्रों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर की बात करें तो क्वेश्चन है कि यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धिलब्ध होगी। बिल्कुल मित्रों, ये आपके एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन जो है, एक जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इस तरीके से पूछता है और एक क्वेश्चन और पूछता है जिसमें वो बुद्धिलब्ध दे देगा तथा मानसिक आयु या वास्तविक आयु पूछ लेगा। तो पहले हम इसे कर लेते हैं, उसके बाद हम उसे भी कर लेते हैं। तो आपको निकालना क्या है इस प्रश्न में? बुद्धिलब्ध निकालनी है। तो आपको पता है कि बुद्धिलब्ध यानी IQ के फार्मूले की बात करें तो आपने अभी अभी देखा कि MA/CA इंटू में 100। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल और केवल इसी पर, जो आप क्वेश्चन में सारी चीज़ें दी गई हैं, इसी पर रख करके सॉल्व कर लेना है। तो देखेंगे आप, मानसिक आयु की बात करें तो ऊपर रखा गया MA/CA यानी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु दिया गया है आपका, देख सकते हैं आप 12 वर्ष। तो 12 आप ऊपर रख लेंगे, फिर नीचे चले आइए। नीचे क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आयु, और वास्तविक आयु की बात करें तो दिया गया है 10 वर्ष। तो अपान में 10 हो जाएगा, इंटू 100 दिया ही गया है आपके फार्मूले में। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपकी बुद्धिलब्धि प्राप्त हो जाएगी। 0 से 0 कट गया, 12 का 10 में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 120। यही है आपकी बुद्धिलब्ध मिल गई है आपको। अब प्रश्न बनता है कि बुद्धिलब्ध जो 120 आई है, ठीक है ना। अब ऐसी स्थिति में वो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो 120 आपने बुद्धिलब्ध पाई है यह किस श्रेणी में जाता है। जिस बालक की बुद्धिलब्धि 120 है वो कौन से प्रकार का बालक होगा? तो वह बालक जो है मित्रों, वो बालक आपका हो जाएगा श्रेष्ठ बुद्धि का, क्योंकि 120 से लेकर के 129 तक जिस बच्चे की बुद्धिलब्धि होगी वो श्रेष्ठ श्रेणी का बालक होता है। ठीक है मित्रों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आ जाइए दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि इसी से संबंधित दूसरे टाइप का बन सकता है, तो उसे भी हम देख लेते हैं। दूसरे टाइप की बात करें तो देखिए, प्रश्न कह रहा है कि 10 वर्ष का एक बच्चा किसी परीक्षण में 160 अंक हासिल करता है। 10 वर्ष का एक बच्चा किसी परीक्षण में 160 अंक हासिल करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? अब आपको देखना है कि इसमें जो परीक्षण में 160 अंक हासिल किया यह उसकी बुद्धिलब्धि हो गई, और 10 वर्ष का बच्चा है तो उसकी वास्तविक आयु जो है वो 10 वर्ष हो गई। अब आपको क्या करना है, IQ बराबर इसी पर आपको रख लेना है कि MA/CA इंटू में 100। आप इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आइए सॉल्व कर लेते हैं। IQ 160 दिया गया, 160 रख लेते हैं। फिर MA आपको निकालना है, यानी मेंटल एज, अपान में 10 दिया गया है, 10 को ले लेते हैं इंटू में 100। ठीक, अब आपको सॉल्व कर लेना। MA बराबर निकालने तो 10 जो है वो 160 के साथ चला जाएगा, तो MA इक्वल टू 160 और 10 से गुणा करेंगे तो 1600 हो जाएगा, बटे में 100 जो है इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाएगा तो भाग करेगा, बटे में 100। तो आप देखेंगे 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और मेंटल एज की बात करें तो वो आपका जो आपको सही उत्तर की बात करें तो वो आ जाएगा 16। तो ये इस 2 टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सीटेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। अच्छा, पहले क्वेश्चन की बात करूं तो जब आप बुद्धिलब्ध निकाल लेंगे तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि 100 जो भी बुद्धिलब्ध आएगी, तो जो बुद्धिलब्ध होगी तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ये बुद्धिलब्ध जो है वो किस श्रेणी के बालक की है। वो अगर 140 आता है तो आप कहेंगे वो सुपर जीनियस है। तो ऐसी स्थितियां जो हैं वो बन सकती हैं।
90 से लेकर के 109 के बीच आता है तो आप कहेंगे ये सामान्य श्रेणी का बालक है। 110 से 119 के बीच आता है तो आप कहेंगे ये सामान्य से ऊपर का बालक है। तो ऐसे प्रश्न जो हैं वो बुद्धिलब्धि से आपके एग्जाम्पल से आपके एग्जाम में बने हैं और बन सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने डिस्कशन कर ली है। आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हम अब देख लेते हैं कि कितनी बुद्धिलब्धि का बच्चा कौन सी श्रेणी में आता है या कौन से वर्ग में आता है। तो आइए एक एक चीज़ को देख लेते हैं। अगर बच्चा 140 IQ वाला है, इंटेलिजेंट कोशेंट वाला है, तो उसको हम नियर जीनियस या जीनियस की श्रेणी में रखते हैं। अगर बच्चा 130 से 139 की श्रेणी के अंतर बुद्धिलब्धि में आता है तो वह बच्चा जो है आपका वेरी सुपीरियर होगा। अगर बालक आपका 120 से 129 की बुद्धिलब्धि के बीच आता है तो वह बच्चा सुपीरियर यानी श्रेष्ठ होगा। अगर बच्चा 110 से 119 के बीच आएगा जिसकी बुद्धिलब्धि होगी तो वह एवरेज एबव होगा, मतलब सामान्य से ऊपर का होगा। अगर बच्चा 90 से 109 के बीच आएगा तो वह बच्चा नॉर्मल या एवरेज मतलब सामान्य श्रेणी का बालक होगा जिसकी IQ 90 से 109 के बीच होगी। उसके बाद बात करें 90 से 80 से 89 जिस बच्चे की बुद्धिलब्धि होगी वह बिलो एवरेज होगा, मतलब सामान्य से नीचे के श्रेणी का बालक होगा। उसके बाद 70 से 79 के बीच जिस बच्चे की बुद्धिलब्धि होगी वह बिलो डल या बॉर्डर लाइन पर होगा। उसके बाद 50 से 69 के बीच जिस बच्चे की बुद्धिलब्धि होगी वो आपका मोरॉन होगा, और जो बच्चा 25 से 49 के बीच होगा उसे हम इम्बेसाइल बोलते हैं, और जो बच्चा 0 से 40 के बीच आता है उसे इडियट जड़ बुद्धि कहते हैं। ये जो है क्लासिफिकेशन है आपका बुद्धिलब्धि से संबंधित, क्योंकि कभी कभी सीधे सीधे आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, आपसे को दे देगा कि अगर बच्चा कोई औसत बुद्धि का है तो उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी, तो आप 90 से 109 वाले ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। या आपसे पूछ लेगा कि 1 से 140 या उससे ऊपर बुद्धिलब्ध वाला बालक किस श्रेणी में जाएगा, तो आपको ध्यान रखने होगा कि वो बच्चा जो है वो जीनियस की श्रेणी में आता है। तो इस तरीके से प्रश्न जो हैं वो बुद्धिलब्ध से बने हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ये IQ टेबल रहा मित्रों। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों पर चर्चाएं करते हैं। और हम अब जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, हार्वर्ड का बहुबुद्धि सिद्धांत। मित्रों, ऐसा कोई एग्जाम नहीं रहा है जिसमें इस सिद्धांत से प्रश्न न बनता हो, क्योंकि सीटेट के एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये मित्रों। आइए हार्वर्ड गार्डनर महोदय की बात करें तो इन्होंने बुद्धि से संबंधित 9 बुद्धि बताई है इन्होंने अपने सिद्धांत में। एक एक को हम विथ डिटेल्स एग्जाम्पल्स के साथ, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्पल और कभी कभी इनकी बुद्धि से डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं, तो हम एक एक चीज़ों को आइए देख लेते हैं। मित्रों, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारे साथ और लोग भी जुड़ें। वीडियो को अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए हम हार्वर्ड गार्डनर महोदय को पढ़ते हैं। गार्डनर महोदय ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किस सिद्धांत का? बहुबुद्धि सिद्धांत का, क्योंकि ये नाम ही है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। आइए, जिसके अंतर्गत 3 कारकों पर बल दिया जाता है, ठीक है ना। इन्होंने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में, हार्वर्ड गार्डनर की बात करूं तो हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने अपने बुद्धि के सिद्धांत में 3 चीज़ों पर बल दिया है। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, आइए स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को देख लेते हैं। पहले कारक की बात करें तो इन्होंने कहा है कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुकारकीय है तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग है। अब इन्होंने अपना सिद्धांत ही बहुबुद्धि का दिया है, तो इसका एक कारकीय बुद्धि हो ही नहीं सकती। ये कभी भी बुद्धि का एक कारक मानेंगे ही नहीं, बहुकारक मानेंगे, वही पहली बात है। दूसरी कि प्रत्येक बुद्धि या ज्ञान एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इनके कहने का मतलब, जो इन्होंने अपनी 9 बुद्धि
को दिया है अपने सिद्धांत में, तो इन्होंने कहा कि जो बुद्धि है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो सकती है, लेकिन ये एक दूसरे से स्वतंत्र है, ना कि एक के बिना। ऐसा नहीं है कि एक के बिना दूसरी अधूरी, नहीं, वो एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो दोनों जुड़े नहीं हैं तो एक जो है दूसरे के बगैर चल नहीं सकता। इनके कहने का मतलब ये है कि बुद्धि जो है वो स्वतंत्र होती है, हाँ, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो सकती है। आइए फिर तीसरी बात इन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है। ठीक है ना, इन्होंने 3 बातें कही हैं। पहली कही है, इन्होंने पहले कहा है कि बुद्धि जो है वो एकाकी ना होकर के बहुकारकीय होती है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि बुद्धि जो होती है वो स्वतंत्र होती है, हाँ, एक दूसरे से ये इंटरकनेक्ट कर सकती है। और तीसरी बात इन्होंने ये कहा है कि बुद्धि जो है वो हर व्यक्ति में अपनी अलग अलग होती है, इसलिए हर व्यक्ति जो है वो विलक्षण प्रतिभा का होता है। आइए अब हम गार्डनर महोदय के जो 9 बुद्धियाँ दी हैं इन्होंने अपने सिद्धांत में, एक एक बुद्धि पर डिटेल्स और एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं क्या क्या है। मैंने आपको बताया कि इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि दी है। आइए पहले बुद्धि पर हम चर्चा करते हैं। पहले बुद्धि की बात करें तो इन्होंने पहले बुद्धि भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस दिया है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात करें मित्रों, तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो है, इस प्रकार की बुद्धि में भाषा संबंधी क्षमता का विकास होता है। ठीक है ना, इन्होंने जो भाषाई बुद्धि दिया है उसमें इन्होंने बताया कि ऐसी बुद्धि में भाषाई क्षमताओं का विकास होता है। अच्छा, भाषाई इस बुद्धि में इन्होंने जिन लोगों को रखा है, जिन्हें हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, भाषाई बुद्धि जिनमें तीव्र होती है या अधिक होती है, वो जो होते हैं वो कवि होते हैं, वो वकील होते हैं, वे नेता होते हैं, वे अध्यापक होते हैं। मित्रों, एग्जाम्पल जो हैं इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप जो इन्होंने 9 बुद्धि बताई हैं, उन बुद्धि के नाम आपको अगर याद हैं तो आप उनके नाम के आधार पर ही उन्हें पहचान लेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है एग्जाम्पल पर, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन बन सकते हैं, और अगर आपको एग्जाम्पल नहीं पता है तो क्वेश्चन आप गलत कर जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, भाषाई बुद्धि जो है इसमें जो है आपको भाषा संबंधी क्षमता का विकास होता है, और इसमें आने वाले लोग जो होते हैं वो कवि हैं, नेता हैं, अध्यापक हैं, है ना। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। आइए आगे चलते हैं, पहली हो गई, दूसरी पर बात करते हैं। दूसरी बुद्धि की बात करें तो दूसरी बुद्धि जो है वो तार्किक बुद्धि है। तार्किक बुद्धि की बात करें तो यानी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, दूसरी जो है वो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है। इस पर देखते हैं इस बुद्धि में क्या होता है। बुद्धि का यह प्रकार तार्किक योग्यता गणितीय कार्यों से संबद्ध है। ठीक है ना, बुद्धि का जो तार्किक गणितीय बुद्धि है, इसमें जो योग्यताएं व्यक्ति में पाई जाती हैं वो तार्किक एवं गणनात्मक या गणितीय कार्यों से संबंधित होती हैं। अच्छा, इसमें ये बुद्धि कैसे लोगों में पाई जाती है, तो वो जो होते हैं मित्रों वो वैज्ञानिक है, गणितज्ञ हैं। वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट से होता है, गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन है। उसके बाद बात करें अभियंता यानी इंजीनियर्स की, ये व्यक्ति जो होते हैं उनमें तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। जो तीसरी बुद्धि इन्होंने दी है वो स्थानिक बुद्धि यानी स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्पेशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की बुद्धि का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मानसिक कल्पनाओं को चित्र का स्वरूप देने में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अब तक आपने तार्किक गणितीय बुद्धि और भाषाई बुद्धि जो पढ़ा उसके केवल नाम मात्र से ही आप उन चीज़ों को पहचान लिए, लेकिन अब की बार जो स्थानिक बुद्धि है इसमें कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि स्थानिक बुद्धि की बात करें तो ये अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मानसिक कल्पनाओं को चित्र का स्वरूप देने में किया जाता है। तो ये आप देखेंगे ऐसी स्थिति में ये काम जिन लोगों में ऐसी बुद्धि पाई जाती है वो होते हैं चित्रकार, मूर्तिकार, कवि। जो चित्रकार, मूर्तिकार और कवि होते हैं इनमें आप देखेंगे कि स्थानिक बुद्धि स्पेशियल इंटेलिजेंस पाई जाती है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट की बात करें शारीरिक गतिक बुद्धि, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस।
इसकी बात करें तो ये जो होते हैं, आप देखेंगे जिम्नास्टिक जो होते हैं, आप देखेंगे जो धावक होते हैं, ठीक है ना, ये लोग जो होते हैं उसमें बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पाई जाती है। ये शारीरिक नियंत्रण व गतिविधियों से संबंधित होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो स्पोर्टमैन हुए, नृत्य हुए, व्यायाम करने वाले हुए, योगासन जो करवाते हैं, बाबा रामदेव वगैरह आप देखते हैं, ठीक है ना। वो आगे नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट बुद्धि जो है वो संगीतज्ञ बुद्धि यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। इस प्रकार की बुद्धि की बात करें तो इस प्रकार की बुद्धि या ज्ञान का प्रयोग संगीत के क्षेत्र में होता है। आप देखते हैं कि लता मंगेशकर जी हुई, मोहम्मद रफ़ी साहब हुए, आज के ज़माने में आपके मिल्खा सिंह, आपके ज़माने में आज यो हनी सिंगर हुए। मित्रों, ये जो गायक हैं इनके अंदर संगीतज्ञ बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट बुद्धि पर चलते हैं, जिसे इन्होंने कहा है अंतः वैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रा का मतलब खुद से होता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, इंट्रा और इंटर दो होंगे तो आप अंतरा या अंतः इसे कह सकते, जिसे आप अंतः बोलते हैं उसी को अंतरा भी कह सकते हैं। और इंग्लिश का एक ही शब्द है इसका, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, यानी इंट्रा मतलब दूसरे खुद से है और इंटर मतलब दूसरे से, ठीक है ना। तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जो है ये इस प्रकार के ज्ञान का उपयोग खुद को दूसरे की जगह रख कर सोचने तथा किसी भी परिस्थिति में समायोजन करने में मदद करती है। तो जो अंतः या अंतरा वैयक्तिक बुद्धि है, जिसे हम इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं, ऐसी बुद्धि शिक्षकों में पाई जाती है। क्योंकि आप देखते हैं शिक्षक जो होते हैं वो जब अपने कार्य को कार्यान्वित करते हैं, यानी अपने विद्यार्थियों को जब वो पढ़ाते हैं, तो आप देखते हैं कि विद्यार्थियों को पढ़ाने के दौरान वो उस तरीके से सोचते हैं जैसे एक बच्चा सोचता है, यानी अपने आप को वो बच्चे की जगह रख देते हैं और उसकी सोच के अनुसार उसकी समस्याओं को पढ़ते हैं और उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं। आ जाइए नेक्स्ट बुद्धि पर चलते हैं। बुद्धि नंबर 7 की बात करें तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, जिसे हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। मित्रों इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट, ध्यान दीजिएगा इंटर और इंट्रा पर, इंट्रा जो है वो खुद के लिए है, इंटर जो है वो दूसरों के लिए। मतलब सीधा सा है कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो होती है ये संप्रेषण कौशल में निपुण, दूसरे की भावनाओं को समझने वाला होता है। तो आप ध्यान देंगे कि संप्रेषण कौशल, बातचीत में निपुण कौन है, दूसरे की भावनाओं को समझने वाला कौन है, तो आप कहेंगे सेल्समैन। अपनी बातों में वो आपको ऐसे फंसा लेगा कि आप उसके सामान को ले ही लेंगे। आप देखेंगे एजेंट है, आपके यहाँ एक एजेंट पहुँचेगा, अपनी बातों को इस तरीके से वो रखेगा कि आप उसकी बातों को मान लेंगे। वो गया आपके यहाँ बीमा करवाने, आपसे वो बीमा ले ही लेगा, ऐसी बातें करेगा, वो अपनी स्कीमों को इस तरीके से एक्सप्रेस करेगा कि उसकी स्कीमों को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से, मतलब वो ऐसा उलझा देगा आपको कि उसके बीमा को आप करा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि हुई, जिसका एग्जाम्पल बीमा एजेंट और सेल्समैन हो जाएगा। आ जाइए प्रकृतिवादी बुद्धि, जिसे हम नेचुरल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। नेचुरल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये जो होते हैं ऐसे बुद्धि जिनमें पाई जाती है, वे प्रकृति में मौजूद तत्वों को समझते हैं तथा प्रकृति प्रेमी होते हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे रीता बहुगुणा जोशी जी ने, है ना, ये लोगों का आप देखें बहुत से पर्यावरण आंदोलन हुए। ये जो आंदोलनकारी जो हैं, इन आंदोलनकारियों में मित्रों हमेशा प्रकृतिवादी बुद्धि रही है, ठीक है ना। तो ऐसे बुद्धि जिनमें पाई जाती है, अगर उनकी बात करें तो प्रकृतिवादी बुद्धि जो होती है वो किसानों में पाई जाती है, जीव वैज्ञानिकों में पाई जाती है, मौसम वैज्ञानिकों में पाई जाती है। ये जो इस प्रकार के लोग जो आपके समाज में हैं, ऐसे लोगों में प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाती है। आइए
नेक्स्ट की बात करते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि, ठीक है ना। अस्तित्ववादी बुद्धि की बात करें मित्रों, तो यह बुद्धि गार्डनर महोदय ने लास्ट में प्रतिपादित की थी या अपने सिद्धांत में जोड़ा था। और जब इन्होंने जोड़ा था तो इस बुद्धि के जोड़ने की बात करें तो सन 2000 ईस्वी में इन्होंने अस्तित्ववादी बुद्धि को अपने सिद्धांत में ऐड किया। इस सिद्धांत की बात करें तो जो प्रकृति के रहस्यों के अस्तित्व को जानना चाहता हो, दर्शन शास्त्र की विचारधारा को समझता या जानता हो, ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे लोगों में जो बुद्धि पाई जाती है वो अस्तित्ववादी बुद्धि पाई जाती है। और बात करें कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें अस्तित्ववादी बुद्धि पाई जाती है, वो मित्रों योगी, संत और दर्शक वैज्ञानिक होते हैं जिनमें अस्तित्ववादी बुद्धि पाई जाती है। मित्रों, ये हावर्ड गार्डनर महोदय के बुद्धि के सिद्धांत के में 9 प्रकार की बुद्धि का जिक्र किया गया है, जिसमें आपने एक एक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ा। इन्होंने कहा कि जो बुद्धि है वो एकाकी होती है, ना कि बहुकारकीय। मतलब एक व्यक्ति में बुद्धि जो है वो एक ही प्रकार की पाई जाती है, अन्य प्रकार की नहीं। और ऐसे इसीलिए इसे इनका दोस्त भी कहा गया, क्योंकि अगर आप देखते हैं कहीं कहीं एक ही व्यक्ति जो है वो अलग अलग प्रकार के काम, अलग अलग कौशलों को सीख सकता, तो वहाँ ये सिद्धांत जो था वो विफल हो गया था, क्योंकि इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति में एक ही प्रकार की बुद्धि पाई जाती। नहीं मित्रों, एक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जा सकती है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि आप जानते हैं कि जब बच्चा या कोई व्यक्ति जो है वो ट्रेनिंग के माध्यम से अलग अलग कार्यों में कुशल हो जाता है। और अगर वो कुशलता आप देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग भी कर लेते हैं, राइटिंग भी कर लेते हैं। तो ये चीज़ें कहाँ से हैं? क्योंकि उन्होंने अलग अलग ट्रेनिंग ली है अलग अलग सेक्टर की, और अलग अलग ट्रेनिंग अलग अलग सेक्टर में लेने की वजह से वो आप देखते हैं कि आसानी से वो कई चीज़ों में निपुणता हासिल कर लेते हैं, कई चीज़ों में वो आसानी से अपने आप को स्किलफुल बना पाए हैं। तो इस तरीके से यहाँ इनके सिद्धांत की बात करें तो विफल हो जाता है। आइए, बहरहाल हमें एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से पढ़ना है, हमें प्रयोग नहीं करना है, इसलिए ये चीज़ें यहाँ से प्रश्न बने हैं तो ये चीज़ें हमें पढ़नी ज़रूरी हैं। और जब हम इन्हें पढ़ेंगे तभी हम अपने सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, और सवाल को सॉल्व करेंगे तभी हमें नंबर मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं मित्रों। कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है ना। ये जो है वो हावर्ड गार्डनर महोदय के द्वारा दिया गया है। बात करें लॉजिकल की, तो लॉजिकल को मैंने बताया कि लॉजिकल जो है वो आपके मैथमेटिशियन हुए, साइंटिस्ट हुए, ठीक है ना, इंजीनियर्स हुए। ये लोग जो होते हैं वो लॉजिकल टाइप के बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। यानी देखिए साफ साफ दिया गया है कि रिकॉग्नाइजिंग रिलेशनशिप्स, पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स, यानी इस प्रकार के जो लोग हैं वो मैथमेटिशियन होते हैं, डिटेक्टिव्स होते हैं, वो साइंटिस्ट्स होते हैं। डिटेक्टिव्स की बात करें तो जासूस, ठीक। उसके बाद देखिए स्पेशियल की बात किया गया है। स्पेशियल की बात करें तो ये विजुअलाइजिंग 3D और इमेज मैनिपुलेशन से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो स्पेशियल के अंतर्गत आती हैं। इसमें बात करें कौन कौन से लोग आते हैं तो वो आर्किटेक्ट्स होते हैं, स्क्यूलिटेटर्स होते हैं, पेंटर्स होते हैं, पायलट्स होते हैं, सेलर्स होते हैं। ये लोग जो होते हैं इनमें आपकी स्पेशियल बुद्धि पाई जाती है। उसके बाद आप देखेंगे म्यूजिकल इंटेलिजेंस में, तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसमें रिकॉग्नाइजिंग टोन्स, रीम्स, पिच एंड टिम्बर। आप देखते हैं कि इसके अंतर्गत आने वाले एग्जाम्पल की बात करें तो आपके म्यूजिशियंस हो जाएंगे, कंपोजर्स हो जाएंगे, आप देखेंगे कंडक्टर्स हो जाएंगे। जो ये लोग होते हैं इनमें म्यूजिकल टाइप्स की जो इंटेलिजेंस है वो पाई जाती है। उसके बाद देखेंगे आप काइनेस्थेटिक की, तो काइनेस्थेटिक को मैंने आपको कहा, आपसे बताया कि इसमें जो इस टाइप की बुद्धि जिन लोगों में पाई जाती है वो डांसर हो सकते हैं, वो जो हैं आपके एथलीट्स हो सकते हैं, धावक जिसे बोल सकते हैं आप वो। उसके बाद आप देखेंगे
नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की, तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की बात करें तो आप देखेंगे कि इसमें डिस्टिंक्स बिटवीन नेचर्स फीचर्स एंड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के बीच जो कंडीशंस को अप्लाई होती हैं उनके अंदर जो होती है वो नेचुरलिस्टिक बुद्धि पाई जाती है। उसके बाद देखेंगे आप लिंग्विस्टिक, तो लिंग्विस्टिक में मैंने आपको बताया इसके अंतर्गत जर्नलिस्ट आ जाएंगे, पब्लिक स्पीकर्स आ जाएंगे, पोएट्स आ जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे एग्जिस्टेंशियल के अंतर्गत आपको फिलोसफर आ जाएंगे। फिर आप देखेंगे इंट्रापर्सनल के में मैंने आपको बताया कि अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ, प्लानिंग अकॉर्डिंगली, मतलब खुद को समझने वाला जो होता है वो इंट्रापर्सनल होता है, जिसमें हमने आपको बताया कि टीचर्स जो होते हैं वो हैं, फिलोसफर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पिरिचुअल्स हैं, लीडर्स हैं, है ना। उसके बाद बात करें इंटरपर्सनल की, तो इंटरपर्सनल में मैंने आपको बताया कि इंटरपर्सनल जो होते हैं ये इनिशिएटिव होते हैं, एक्सीलेंट होते हैं, कम्युनिकेशनल होते हैं, एम्पैथी होती है इनमें, ठीक है ना। ये जो होते हैं सोशल वर्कर्स हैं, एक्टर्स हैं, टीचर्स जो हैं वो इंटरपर्सनल के अंतर्गत आते हैं। ये रही आपकी 9 टाइप्स ऑफ द इंटेलिजेंस बाय द हावर्ड गार्डनर महोदय, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो बुद्धि का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ें आप देखेंगे तो यहाँ से आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि बुद्धि से इस पोर्शन से हमेशा से क्वेश्चन बने हुए हैं। ये स्टर्नबर्ग का ट्राइएरिक थ्योरी, ठीक है ना। ट्राइएरिक थ्योरी की बात करें तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का त्रिरत्न सिद्धांत, इन्होंने बुद्धि को 3 रूपों में बांट करके बताया है। आइए स्टर्नबर्ग महोदय के अनुसार जो बुद्धि के 3 रूप बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं उन्हें हम देख लेते हैं। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिसके अनुरूप व्यक्ति स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल बनाता है तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समस्याओं का चयन करता है एवं उसे हल करता है। इन्होंने समस्या हल करने के 3 बुद्धि बताए, ठीक है ना। स्टर्नबर्ग महोदय ने कहा कि बुद्धि जो है उसमें प्रयोग करने की स्थितियाँ या किस किस रूप में प्रयोग होती है उसी के अनुसार इन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है वो पर्यावरण को किसी पर्यावरण से समस्या को लेता है और उस समस्या को हल करने के लिए वो 3 प्रकार की बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता है। इसी आधार पर इन्होंने अपनी बुद्धि को डिस्टिंग्विश किया है, इन्होंने अपनी बुद्धि को डिवाइड किया है। आइए कैसी कैसी चीज़ें हैं, क्या क्या हैं, हम एक एक चीज़ों को देख लेते हैं। पहले बुद्धि की बात करें तो इन्होंने कहा घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि, जिसे हम एनालिटिकल इंटेलिजेंस कह सकते हैं अंग्रेजी में बात करें तो। इसमें जो होता है उसमें इन्होंने बताया है कि इस ज्ञान के अंतर्गत मनुष्य किसी समस्या के निराकरण हेतु प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। मान लीजिए आपको कोई समस्या पर्यावरण से आपने कलेक्ट कर ली, ठीक, या सपोज कीजिए कि आपने मैथमेटिक्स का कोई हम एजुकेशन के से रेफरेंस में ही चीज़ों को देख रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन मिला, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप देखेंगे क्वेश्चन को कि ये, मान लीजिए कि आपको अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन दे दिया गया, तो आप अलजेब्रा के क्वेश्चन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें ये कौन से सेक्टर से आया है, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं उस क्वेश्चन के या उस समस्या के वर्णनात्मक यानी विश्लेषण करने से संबंधित होती हैं। उसके बाद दूसरी की बात करें कि अनुभविक बुद्धि, एम्पिरिकल या क्रिएटिव इंटेलिजेंस, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या होगा कि इसके अंतर्गत व्यक्ति नई समस्याओं के समाधान हेतु पूर्व अनुभवों का उपयोग करता है। अब मान लीजिए आपने ये फाइनल कर लिया उस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन जो है वो अलजेब्रा से संबंधित है। अलजेब्रा से संबंधित के साथ साथ आप ये देखेंगे कि उसके बाद इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक। उसके बाद जब ये चीज़ें आपको मिल गई तो आपने उसका एनालिसिस कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट की बात करें जिसमें इन्होंने क्रिएटिव इंटेलिजेंस या अनुभविक बुद्धि की बात की, तो आप देखेंगे कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला जो लगेगा वो आपको याद है,
तो अगर वो फार्मूला याद है तो यानी आप उस फार्मूले से पहले से ही आपको जानते हैं, तो यानी वो आपका पूर्व अनुभव हो गया। जो कि आपको जो फार्मूला आपको याद है, जो कि आपके इस समस्या या इस सवाल में लगेगा, इस क्वेश्चन में लगेगा, वो आपको पहले से याद है, यानी वो आपका अनुभव बन गया। ठीक है ना। और तीसरी की बात करें, जो इन्होंने व्यावहारिक बुद्धि, बिहेवियर या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बताया है, उसकी बात करें तो यह है वातावरणीय मांगों के अनुसार खुद को नए वातावरण में ढाल लेना। ठीक है ना। मतलब आपने पूर्व अनुभव को सॉल्व कर लिया, उसके बाद उसके सहारे आपने मान लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक, इसके बाद क्या होगा, अगर व्यावहारिक बुद्धि या प्रैक्टिकल बुद्धि की बात करें तो सपोज कीजिए कि आपने पूरा एक तरीके से खूब लंबा चौड़ा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, लेकिन आपको क्वेश्चन जो है वो थोड़े समय में सॉल्व करना है, तो ऐसी स्थिति में आपको वहाँ प्रैक्टिकल बुद्धि का प्रयोग करना होगा। यानी आपको नया तरीका इजाद करना होगा। मतलब कि आप उसे शॉर्ट मेथड से तैयार करें या शॉर्ट मेथड से लगा लें। तो यहाँ जो शॉर्ट मेथड या तरीका अपनाएंगे आप, वह जो होगा वो प्रैक्टिकल यानी व्यावहारिक बुद्धि होगा। ठीक है ना। यानी इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई। पहला इन्होंने कहा क्या कि विश्लेषणात्मक या घटकीय बुद्धि, फिर इन्होंने कहा अनुभाविक बुद्धि, और फिर इन्होंने कहा आपका व्यावहारिक बुद्धि। फिर मैंने जिसमें आपको एग्जाम्पल के स्वरूप में मैंने बताया कि मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन सेलेक्ट किया, सबसे पहले आप विश्लेषण करेंगे उस क्वेश्चन का कि यह कहाँ से आया है, मैथ के कौन से पोर्शन से आया है, ये आपने समझ लिया कि ये मैथ से आया। फिर आपने देखा कि ये अलजेब्रा से है, फिर आपने पहचाना कि इसमें ये इतना विश्लेषण कर लिया। फिर आ गए आप अपने अनुभविक बुद्धि पर। आपकी जो अनुभविक बुद्धि लगेगी उसमें आप देखेंगे कि उस क्वेश्चन में कौन से फार्मूले लगेंगे। फार्मूला जो है वो आपको पहले से याद है, तो जो चीज़ पहले से आपको याद है, आपका उस चीज़ से अनुभव जुड़ा हुआ है, वो आप उससे जोड़ लिए। उसके बाद तीसरे की जोड़ करके अपने सवाल को सॉल्व कर लेंगे। फिर तीसरे की बात करें व्यावहारिक बुद्धि या प्रैक्टिकल बुद्धि, तो सपोज कीजिए कि आपने जो सवाल सॉल्व किया है वो लॉन्ग मेथड है, आपको शॉर्ट मेथड भी चाहिए, तो आप नए तरीके से आप उस पर पर्यावरण के अनुसार या किसी के नए तरीके अपने अनुभव के अनुसार एक्सपीरियंस, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपको लगेंगे कि ये हम काट छाट सकते हैं, इस तरीके से उसे आप एक शॉर्ट मेथड से भी सॉल्व कर पाएंगे। इस तरीके से स्टर्नबर्ग महोदय ने त्रिरत्न सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि का जिक्र किया था। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। उसी को हम इमेज में फोटोग्राफ्स के माध्यम से समझ लेते हैं। ट्राइएरिक थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें आपको बताया हमने एनालिटिकल, क्रिएटिव, उसके बाद प्रैक्टिकल। एनालिटिकल या कंपोनेंटल की बात करें तो इसमें थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। मतलब आप समस्या को एनालाइज करेंगे, आप समस्या को देखेंगे कि, या आप किसी समस्या को एनालाइज करेंगे, एनालाइज करके देखेंगे कि ये समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई है। ठीक है ना। ये जो होगा वो एनालिटिकल या कंपोनेंशियल हो जाएगा। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल है, जिसे हम क्रिएटिव बोलते हैं। ठीक है ना। क्रिएटिव की बात करें तो फार्मूलेट न्यू आइडियाज टू कंबाइन सीमिंगली अनरिलेटेड फैक्ट्स। मतलब जो चीज़ें आपको पहले से, जो आप एक्सपीरियंस आपके अंदर है, जो अनुभव आपके अंदर है, उससे उस चीज़ को रिलेट करेंगे, अपने अनुभव के अनुसार समस्या को पहचानने और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद है कॉन्टेक्सुअल यानी प्रैक्टिकल बुद्धि। तो इसमें है शेप द एनवायरनमेंट टू मैक्सिमाइज वंस स्ट्रेंथ एंड कॉम्पेंसेट वंस वीकनेस। ठीक है ना। इसके अनुसार आप चीज़ों को नए तरीके से करने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से ये रही आपकी ट्राइएरिक थियरी ऑफ रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। मित्रों, ये रही आपकी आज की क्लास, जो कि आपके सीटेट एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न जो है वो निश्चित रूप से बने हैं। मित्रों, क्लास कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोग
जिनको इसकी आवश्यकता है, इस क्लासेस की आवश्यकता है, वो हमसे जुड़ सकें। धन्यवाद मित्रों।